ओके, सो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखा हुआ था, ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए, एंड उसका मैंने एनालिसिस आपको बताया था। आज के सेशन में हम लोग उसका डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे एंड सबसे फर्स्ट जानेंगे यार उसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है। बेसिक लेवल पे तो हमको इतना पता है 3 कॉन्सिक्यूटिव ईएमआई चूक गए तो वो एनपीए में जाता है, बट यहाँ पे हम लोग उसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड ये सेशन एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसका एनालिसिस भी और डिटेल लेवल पे देखेंगे। सेकंड जो आता है दैट इज मूवमेंट इन जीएनपीए एंड एनएनपीए। अभी बहुत बार ऐसे हो सकता है 90 डेज के बाद, चलो 90 डेज तक पेमेंट नहीं किया, फिर बाद में जाके मुझे लग रहा है यार ये पेमेंट करने ही नहीं वाला है, तो हो सकता है मैं उससे रिकवर करने के लिए कोई तरीका यूज़ करूँ, या तो वो सामने से मुझे दे रहा है। तो जब ऐसे होगा तो जीएनपीए में क्या इफेक्ट आता है, तो ये सब हम लोग कैसे समझते हैं, मूवमेंट इन जीएनपीए एंड एनएनपीए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद आज के सेशन में 2 और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट इज स्लिपेजेस एंड सेकंड इज पीसीआर। पीसीआर हमने पहले भी किया था, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। ये टाइम हम लोग थोड़ा और इन डेप्थ देखेंगे उसको। क्लियर है? सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए व्हाट आई हैव डन इज, वेबसाइट से ही मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइडियली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन्स, सिंपल। एक है स्टैंडर्ड एसेट्स और एक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब क्या, जो एनपीए नहीं हुआ है, यानी कि उसका पेमेंट्स आ रहा है, राइट। तो स्टैंडर्ड एसेट्स में जो सबसे बेस्ट है, जो एवरी टाइम पैसा मिलता है, दैट इज रेगुलर। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, 0 से 90 डेज तक अगर पेमेंट नहीं आया उसके बाद एनपीए में जाता है, बट 0 to 90 डेज के बीच में उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट करके। समझ में आया? 0 से 90 के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सबसे पहले ये समझो स्ट्रेस्ड एसेट के अंदर आता है। वो स्ट्रेस्ड एसेट है, यानी कि डिले हो गया है बट 90 डेज से कम है। उसमें 2-3 तरीके के, SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेल पे बताऊँ, ये जो 0 DPD है, DPD इज डे पास ड्यू। 0 मतलब क्या, एक भी ड्यू नहीं है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, हमारा रेगुलर के अंदर आ जाएगा। स्टैंडर्ड के अंदर रेगुलर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक दिन चूक गए, डिले कर दिया 1 से लेके 30 डेज तक, तो वो SMA 0 में आता है। 31 से 60 रहेगा तो SMA 1 आता है। 61 से 90 रहेगा तो SMA 2 होता है। जैसे ही 91 डेज हो गया, 90 डेज से ज़्यादा हो गया, वो कहाँ पे जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो बेसिकली 90 डेज के ऊपर चला गया तो वो एनपीए में चला जाता है, मोर देन 90 डेज ड्यू। समझ में आया? उसमें सबसे फर्स्ट है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब ये है 90 डेज तो हो गया है, तुमने पेमेंट नहीं किया, उसके बाद 91st डे से एनपीए चालू होता है। 91st डे से और 1 साल, यानी कि अराउंड 450th डे, 91st डे से लेके 450th डे पे आएगा तो किधर आता है वो, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। एंड यहाँ से हमारा एनपीए क्लासिफिकेशन चालू हो जाता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन सिक्योर्ड लोन्स होता है, तो आइडियली सिक्योर्ड लोन्स है एंड इट्स बीन मोर देन 90 डेज की पेमेंट नहीं हुआ है, तो हमको प्रोविजंस करना पड़ेगा। प्रोविजंस कितना कर रहे हैं, 15% का प्रोविजंस कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड है तो 25% रहेगा। ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड है तो ज़्यादा मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा, क्योंकि कल को नहीं मिला तो मेरे पास कुछ कोलैटरल नहीं है देने के लिए, राइट। एंड 15% सिक्योर्ड के लिए क्यों किया, इतना कम क्यों, क्योंकि नॉर्मली अभी 90 डेज ही हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड लोन सब कैसे होता है, अगर 1 करोड़ का लोन अगेंस्ट गोल्ड है, मतलब हर शाते मेरे को बोलते 1 करोड़ का लोन चाहिए, उसके अगेंस्ट गोल्ड दे रहे मेरे को, तो मैं 1 करोड़ नहीं दूंगा। अगर गोल्ड का वैल्यू 1 करोड़ है तो मे बी मैं उसको 80 लाख 85 लाख तक देता हूँ। आइडियली 75-80% होता है, बट चलो अगर बैंक का कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो 85% देता हूँ, क्योंकि कल को 1 साल बाद गोल्ड का प्राइस भी तो नीचे आ सकता है ना। तो सिंस देयर इज अ रिस्क, मैं कभी भी 100% वैल्यू नहीं देता हूँ, 100% से कम देता हूँ। क्लियर है? ये हो गया सब स्टैंडर्ड एसेट। 450 डेज भी नहीं हो गया और पेमेंट नहीं आया तो 451st डे हो गया से लेके 810th डे तक कहाँ पे आता है, डाउटफुल एसेट आ जाता है। और डाउटफुल एसेट है मतलब नाम से समझ में आ रहा है पैसा मिलने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड पे 25%। यहाँ पे भी क्यों 25% लिया है, इज बिकॉज कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एसेट बेच के पैसा वापस। समझ में आ रहा है? और अनसिक्योर्ड है तो देखो कितना हो गया, सीधा 100%, क्योंकि ऑलरेडी इट्स बीन 450 डेज ना, पैसा नहीं आया है। समझ में आया? और ऑब्वियसली 810 डेज हो गया तो डाउटफुल एसेट्स में ही आता है वो। सिक्योर्ड पे कितना हो जाता है, 40%, ज़्यादा हो जाता है। अभी कमर्शियल व्हीकल्स ये सब सोच सकते हो आप। एंड अनसिक्योर्ड पे ऑब्वियसली 100। एंड उसके बाद अगर 1530 से भी ऊपर हो गया तो स्ट्रेट 100% दोनों पे।
गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम ही हो गया, बेच के भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो उससे बेटर है कि भाई तुम पूरा 100% प्रोविजन करो, सिक्योर्ड भी है तो। अनसिक्योर्ड 100% लॉस ही हो गया पूरा, अनकोलैटरल भी नहीं है। क्लियर है ये? उसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा ये हम लोग समझने के पहले ये देखते हैं ये SMA 0, SMA 1, SMA 2 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है आपको? ये ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बताऊंगा, बट क्या लगता है हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं यार, GNPA कितना हुआ है ये साल वो देखते हैं, या तो अभी तक GNPA कितना है वैसे करके चेक करते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई SMA 1 SMA 2 है, मतलब अगर SMA 1 और SMA 2 का पोर्शन ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आगे जाके मेरा NPA बढ़ेगा। तो इसके लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2 भी समझे। एंड ये हम लोग कहाँ से समझ सकते हैं? कॉन कॉल्स में पूछ सकते हैं, तो वहाँ कॉन कॉल्स पढ़ना इसके लिए बहुत क्रिटिकल है। वैसे तो हर एक कंपनीज के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन कॉल्स पढ़ना। समझ में आया? सेकेंड, इसके बाद हम लोग देखेंगे मूवमेंट इन GNPA एंड NNPA। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन इज DCB बैंक का एग्जाम्पल लिया है, 2021 का डेटा। यहाँ पे हम लोग आते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सबसे पहले मूवमेंट इन NPA ये ग्रॉस करके दिया है, मतलब ये GNPA है। यहाँ पे वो लोग नॉर्मली कैसे करते हैं, ग्रॉस NPA पहले देते, फिर नेट NPA देते, फिर प्रोविजंस देते। एक्चुअली इजी क्या है समझने के लिए, GNPA फिर प्रोविजंस फिर नेट, क्योंकि GNPA माइनस प्रोविजंस मेरा नेट होता है, तो वो ज़्यादा इजी है हमारे दिमाग में समझने के लिए। तो ऐसे समझ सकते हैं, देखो ओपनिंग ग्रॉस कितना है 631 करोड़, ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रोविजंस का, एंड प्रोविजंस ये किसका प्रोविजंस है? NPA का प्रोविजंस है, एक्सक्लूडिंग स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स का अलग आता है ना, तो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, प्रोविजंस ऑफ NPA। तो मेरा जो ओपनिंग रहेगा ग्रॉस NPA माइनस मेरा प्रोविजंस रहेगा, ये दोनों का डिफरेंस कहाँ पे आएगा? 631 माइनस 337, ये मेरा ओपनिंग नेट NPA होगा। थोड़ा जो डिफरेंस आता है वो कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट ये सब के वजह से आता है, बट मोटा मोटा 631 माइनस 337 करोगे तो लगभग 293.51 ही आएगा। यहाँ पे किया है मैंने, देखो 631 माइनस मेरा ओपनिंग वुड बी अराउंड, ये इतना दिया है, इतना आ रहा है, वो डिफरेंस नॉर्मली इंटरेस्ट, कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट की वजह से होता है। इतना क्लियर है क्या? अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है ना, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मूवमेंट इन NPA के क्या, ग्रॉस मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस क्या है। अच्छा ये समझ में आता है ना, एक और बार मैं बता देता हूँ। टोटल लोन है 100 करोड़, 100 करोड़ में अभी तक 5 करोड़ का लोन ऐसा है जो NPA में चला गया है, तो मेरा नेट एडवांसेस कितना हो जाएगा? 100 माइनस 5 विच इज 95। तो मेरा लास्ट ईयर का GNPA अगर 5 है तो ये साल का ओपनिंग कितना रहेगा? 5 करोड़। इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए ये है कि भाई ये साल कितना ज्यादा स्लिप हुआ है, जो ये स्लिपेज रेशियो है ना जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, दैट इज नथिंग बट व्हाट, कि भाई ये साल कितना % हुआ है जो GNPA बना है। मतलब अगर लास्ट ईयर का जो रहेगा क्लोजिंग, दैट इज ये साल का ओपनिंग अगर मैं ओपनिंग GNPA लूँ 5 करोड़, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ओपनिंग GNPA 5 करोड़, ये साल कितना ज़्यादा GNPA बढ़ा मेरा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा एडिशंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिपेज कितना हुआ। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये साल एडिशनल GNPA में कितना आया। तो सपोज 3 आया, समझ में आया आपको एडिशंस ऑफ GNPA का मतलब? तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कितना है, ओपनिंग बैलेंस 631 करोड़ है, एडिशंस कितना हुआ है ये साल? 686 करोड़ हुआ है। समझ में आया? बट ऑब्वियसली कोविड का सिचुएशन है, ये लोग क्या करते, रिटेल लेंडिंग करते ज़्यादा, इसके लिए इन लोगों का ऑब्वियसली एडिशंस भी ज़्यादा हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है रिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। ये जो दिख रहा है आपको रिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे? तो इसके ही नीचे मूवमेंट ऑफ ग्रॉस NPA करके होगा। मूवमेंट ऑफ ग्रॉस NPA क्या बताता है कि भाई मेरा जो रिडक्शन हुआ है GNPA में वो किसके वजह से हुआ है? क्या लगता है किसकी वजह से रिडक्शन हुआ होगा? 90 डेज हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, उसके बाद मे बी क्या करेंगे हम लोग का जो कलेक्शन टीम है वो उधर जाएगा और उनसे बात करेगा। सपोज शिव है, शिव ने 90 डेज दिया नहीं, वो एक खुद का रिटेल बिजनेस चला रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा कलेक्शन टीम उनके पास भेजूंगा और फिर कलेक्शन टीम उससे बात करेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, एंड वो सब डिस्कस करने के बाद वो मे बी बोलेगा यार 60 डेज का टाइम तो मैं दे दूंगा, एंड मे बी वो जेन्युइनली दे भी रहा है, एंड उसके बाद वो डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा GNPA में पहले भी तो मेरे को लाना पड़ेगा,
फिर उसके 60 डेज बाद वो दे रहा है मेरे को पैसा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट पेमेंट देते ही मैं उसको हटवाऊंगा नहीं जीएनपीए से। एक टेन्योर रहता है कि भाई इतना टाइम बराबर पेमेंट किया तो मैं क्या करूंगा, उसको फिर वापस स्टैंडर्ड एसेट्स पे लेके आ जाऊंगा, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपग्रेडेशंस, कि जीएनपीए था बट अभी वो देने लग गया पैसा। तो अगर वो अपग्रेड कर रहा है, मतलब जीएनपीए से स्टैंडर्ड एसेट्स में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेरा जीएनपीए कम हो जाएगा। तो रिडक्शन किसके वजह से हुआ, अपग्रेडेशन के वजह से। ऐसे समझ में आया, मतलब प्रॉपर वो देने को लग गया पैसा। सेकेंड, रिकवरीज मतलब क्या, मुझे पता है कि पैसा नहीं आने वाला है, तो एक काम करो, सिक्योर्ड एसेट्स है ना, सिक्योर्ड लोन दिया है ना, एसेट बेचो, रिकवर करो। लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर दो, रिकवर कर दो, खत्म। समझ में आया, तो भी मेरा जीएनपीए कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो बेच दिया मैंने, लोन खत्म। एंड सिर्फ और सिर्फ मैं सिक्योर्ड उसका जो भी एसेट है वो नहीं बेचूंगा, ये एक तरीका है करने का। दूसरा तरीका क्या है, एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज होता है, एआरसीज करके बोलते हैं उसको, एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज। उनका बिजनेस ही ये है। क्या बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल शिव ने मेरे से लोन लिया है 2 करोड़ का, मेरे को लग रहा है यार पेमेंट आने ही नहीं वाला है, एंड सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है जो भी है, पेमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार अभी इतना ही बार मेरे को मेरा कलेक्शन टीम भेजना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, मे बी अनसिक्योर्ड लोन है, बहुत तकलीफ हो रहा है, बट मिलने का चांसेस है, ऐसा नहीं कि 0 चांसेस है, मिलने का चांसेस है, बट कब आएगा, कितना आएगा, मेरे को नहीं पता चल रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं ना, अगर वो 2 करोड़ दिया है ना, उसमें से 1.2 करोड़ भी मुझे मिल रहा है ना, मैं वहाँ से लोन आउट करना चालू कर दूंगा, एंड ये मैं 80 लाख का लॉस बुक करूंगा तो भी मेरे को चल जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो यहाँ पे ना मैं किसको बेच रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, शिव का जो लोन बुक है ना, ये जो लोन है ना, वो मैं किसी और को बेच रहा हूँ। वो कौन है, एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी। वो एआरसीज क्या करते हैं, एआरसीज का बिजनेस ही ये है कि 2 करोड़ का भले ही लोन लिया है, वो लोग कितने में खरीद रहे हैं वो लोन बुक को, 1.2 करोड़ या मे बी 90 लाख या 1 करोड़ में ले रहे। वो उनके लिए क्या एडवांटेज है, वो लोग रुक सकते हैं उतना टाइम पीरियड के लिए। ऑब्वियसली उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है वो बिजनेस में, बट प्राइसिंग भी वैसे ही रहेगा। वो लोग को अगर लग रहा है प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो 1.2 करोड़ भी नहीं देंगे। समझ में आ रहा है एआरसीज का बिजनेस। बट मैंने बेच दिया ना एआरसी को, तो अगर एक बार बेच दिया तो क्या हो जाएगा, वापस जीएनपीए कम हो जाएगा। तो रिडक्शन किसके वजह से हो रहा है, अपग्रेडेशन एंड रिकवरीज। आई वुड पर्सनली, अभी देखो कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है, बट नॉर्मली जब मैं एक बैंक एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे चाहिए रहता है कि यार जो अपग्रेडेशन का पोर्शन है ना वो अच्छा रहे, रिकवरीज हो रहा है, नेचुरल अपग्रेडेशन हो तो वो बेटर है। क्योंकि बैंक्स नॉर्मली है ना, किसी का सिक्योर्ड एसेट बेचता है ना तो वो भी नेगेटिव जाता है। सोच के देखो कि रिटेल लेवल पे, अगर वो सिर्फ रिटेल लेवल पे कर रहा है तो वो नेगेटिव जाता है कि यार ये बैंक बहुत स्ट्रिक्ट है, राइट। तो आइडियली आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि रिकवरीज कम रहे एंड अपग्रेडेशंस बेटर रहे। समझ में आया। थर्ड इज टेक्निकल प्रूडेंशियल राइट ऑफ। अब ये टेक्निकल प्रूडेंशियल राइट ऑफ क्या है ना, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो, बैंक्स का हेड ऑफिस होता है एंड बहुत सारे ब्रांचेस होता है। अभी ब्रांच लेवल पे अभी भी शिव का लोन्स है, ऐसे नया एग्जाम्पल है, चलो चिन्मय का एग्जाम्पल लेते हैं। चिन्मय का लोन है जो बहुत टाइम से बाकी है, ब्रांच लेवल पे चल रहा है कि नहीं, मिलने का चांसेस है। बट अभी मैं हेड ऑफिस के लेवल पे बैठा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं यार वो ब्रांच से कब से हो रहा है मुझे, लेकिन नहीं लगने वाला है, वो पैसा आने वाला है। तो ब्रांच लेवल पे ना अभी भी वो लोन्स का बुक रहेगा, बट हेड ऑफिस के लेवल पे हटवा दिया है उसको, मतलब हेड ऑफिस के लेवल पे उसका प्रोविजंस कर रहे हैं वो लोग, बेसिकली बुक से ही हटा रहे, जीएनपीए कर रहे हैं उसको प्रॉपर, एंड उसको रिड्यूस कर रहे मतलब उसके लिए प्रोविजंस कर रहे। समझ में। आप ब्रांच लेवल में अभी भी बुक्स है, हेड ऑफिस के लेवल पे उसको राइट ऑफ कर रहे, बोल रहे यार नहीं आने वाला, एक काम करो राइट ऑफ करो, लॉस ले लो, बुक कर दो, खत्म करो बात। उसके बाद आया तो अच्छी बात है, बट हम लोग हेड ऑफिस के लेवल पे हमको लग रहा है नहीं आने वाला है, ऐसे करके याद रखो, सिंपल है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, टेक्निकल प्रूडेंशियल राइट ऑफ। तो एक बार राइट ऑफ कर दिया तो जीएनपीए कम, बट आई वुडेंट वांट कि ये मेरा रहे ज्यादा पोर्शन, जो रिडक्शन का पोर्शन है, आई वुड ऑलवेज वांट अपग्रेडेशन पोर्शन अच्छा रहे, समझा। उसके बाद रिकवरीज और फिर टेक्निकल प्रूडेंशियल राइट ऑफ। समझ में आया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज राइट ऑफ अदर देन दोज अंडर दिस, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अपग्रेडेशन, रिकवरीज एंड टेक्निकल प्रूडेंशियल राइट ऑफ। टेक्निकल राइट ऑफ भी बोलते हैं, प्रूडेंशियल राइट ऑफ भी बोलते हैं, कि भाई ब्रांच लेवल पे अभी भी है बट हेड ऑफिस लेवल में उसको हटा दिया है। समझ में आया। ये जो रिडक्शन है कैसे कैसे हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओपनिंग प्लस एडिशंस माइनस रिडक्शन विल गिव मी क्लोजिंग। सिमिलरली प्रोविजंस में क्या हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस एंड प्रोविजंस मेड ड्यूरिंग द ईयर। अभी बहुत बार क्या होता है, ये आइडियली एनपीए का प्रोविजंस होना चाहिए, बट कभी कभी वो लोग क्या कर देते, फ्लोटिंग प्रोविजंस भी इसमें ऐड कर देते। समझा। अभी फ्लोटिंग प्रोविजंस लास्ट वाले सेशन में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था।
तो अगेन सेम, बाकी सब सिमिलर है, मतलब जैसे हम लोग डेप्रीसिएशन का बुक्स बनाते, पीपीएनडी का बुक्स बनाते, कैसे रहता है वो सेम तरीके से इन लोग ने यहाँ पे किया है, ओपनिंग प्लस एडिशंस माइनस रिडक्शंस इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो व्हाट दे हैव डन इज दिस, जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो ओपनिंग ग्रॉस है माइनस मेरा ओपनिंग प्रोविजंस है विल गिव मी ओपनिंग नेट एनपीए। सिमिलरली यहाँ का जो एडिशंस है ग्रॉस का माइनस मेरा यहाँ का जो प्रोविजंस रहेगा विल बी एडिशंस ऑफ नेट, सिंपल। एंड ये जो डिफरेंस भी आ रहा है वो किसकी वजह से आएगा, कैपिटलाइज इंटरेस्ट की वजह से। ये वाले इसमें डीसीवी में जो डिफरेंस आ रहा है वो मेजॉरिटी कैपिटलाइज इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है, तो दैट इज नॉट अ मेजर चंक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या एनालाइज करने का मोमेंट इन जीएनपीए नेट एनपीए में, रिडक्शंस किसके वजह से आ रहा है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि ये हम लोग को बताता है कि भाई अपग्रेडेशन हो रहा है, मतलब जब स्टार्टिंग में ये लोग ने एनालाइज किया था कि ये बंदा देगा हमें पैसा, वो दे रहा है, भले ही वो बीच में प्रॉब्लम हो गया बट बाद में वापस वो अपग्रेड होके ही इज विलिंग टू पे दी मनी। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, अगेन अगर एक सिंपल इसमें मैं देखूं तो मैं ये भी देख सकता हूं कि ये साल ग्रॉस में एडिशंस कितना हुआ है, 686 करोड़। अगर आप ऐसे देखोगे ग्रॉस ओपनिंग कितना था, 631 करोड़, प्रोविजंस कितना है 337 करोड़, एडिशंस कितना हुआ है 686, मतलब 631 से ज़्यादा एडिशंस हुआ है एक पर्टिकुलर साल में, बट प्रोविजंस उतना नहीं हुआ है, 311 हुआ है। आई वुड हैव एक्चुअली वांटेड इट टू बी मोर देन 337। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि ये 631 है तो ये 337 है, तो आई वुड हैव वांटेड कि 686 का उससे थोड़ा ज़्यादा रहे। देखो ऑब्वियसली ऐसे स्टैंड अलोन पे नहीं देखने का, बट एक एक चीज़ साथ देखना तो इंपॉर्टेंट है ना, एंड फिर उसको एक साथ हॉलिस्टिकली देखने का कि क्या बोल रहा है बैंक, समझा? बट ये एक एक माइनर डिटेल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक में, क्योंकि एक छोटा अगर हमसे मिस हो गया ना तो प्रॉब्लम है। इट इज़ बेटर टू बी कंजर्वेटिव बैंक्स के लिए। क्लियर है ये? अभी आफ्टर मूवमेंट इन जीएनपीए एंड एनएनपीए हम लोग स्लिपेजेस करके एक कंसेप्ट है जो अभी इसके पहले मैंने बताया था वैसे तो, बट अभी इसका रेशियो कैसे हम लोग देखते हैं वो मैं बताता हूँ। टोटल लोन्स है 100, उसमें जीएनपीए कितना था 5 करोड़, तो मेरा नेट एडवांसेस है 95, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग, मतलब ये साल का ओपनिंग जीएनपीए कितना है मेरा 5 करोड़, ठीक है। अभी ये साल एडिशनल कितना स्लिप हुआ है जीएनपीए में, स्लिपेजेस जब मैं बोलता हूँ, स्लिपेज रेशियो जब मैं देखता हूँ, उसका मतलब है ये पर्टिकुलर साल में कितना एडिशनल जीएनपीए हुआ है। तो सपोज ये साल एडिशनल जो हुआ है दैट इज 3 करोड़, समझ में आया? तो मेरा स्लिपेज रेशियो क्या है? तो अभी है ना आइडियली दो तरीके से करते रेशियो, बट सबसे लॉजिकल रेशियो अकॉर्डिंग टू मी इज मेरा 3 करोड़ का जो स्लिप हुआ है डिवाइडेड बाय मेरा नेट एडवांसेस। अब ये नेट एडवांसेस क्यों? कभी कभी लोग क्या करते, मैंने ये भी देखा है कि स्लिपेज के लिए क्या करते, 3 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल लोन्स भी लेते, ठीक है, इजी रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं टोटल लोन्स लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, देखो वैसे तो फ़र्क ज़्यादा नहीं आता, बट कब फ़र्क ज़्यादा नहीं आता है, जब जीएनपीए कम है तब फ़र्क ज़्यादा नहीं आता। अगर जीएनपीए ज़्यादा है, 5 के जगह 10 है, तो इसमें फ़र्क भी ज़्यादा आ जाएगा। बट आइडिया क्या है, जीएनपीए एडिशनल कितना हो रहा है, मतलब ये साल कितना स्लिप हो रहा है, हमको देखना है ये साल स्लिप कहाँ से होगा, स्टैंडर्ड एसेट से होगा ना स्लिप, तो मैं स्टैंडर्ड एसेट्स के साथ देखूंगा ना, स्लिपेज एज परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड एसेट देखूंगा ना, क्यों टोटल लूंगा? मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अगर ये 5 के जगह 10 होता तो ये मेरा कितना हो जाता 90 हो जाता। तो देखो रेशियो का डिफरेंस बढ़ रहा है, यही अगर ये सपोज 20 होता तो ये 80 होता, तो देखो डिफरेंस बढ़ रहा है। समझ में आया क्या? तो हमेशा क्या करने का, मेरा जो एडिशनल कितना हुआ है स्लिप जीएनपीए में डिवाइडेड बाय मेरा स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड लोन्स। क्लियर है? तो ये जब मैंने किया है एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई, येस बैंक, पीएनबी, एसबीआई का एक्चुअली बहुत अच्छा है, स्लिपेज रेशियो कम है, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा साइन है। ऑब्वियसली ऐसा स्टैंड अलोन पे, अगेन मैंने हमेशा बोला है कोई भी रेशियो स्टैंड अलोन पे नहीं देखना है। अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेशियोज़ का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देखने वाले हैं, तो वहाँ पे मैं हर एक रेशियो को साथ में कंबाइन करके आपको बताऊँगा कि कैसे देखा जाता है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे येस बैंक और पीएनबी का स्लिपेज रेशियो देखो कितना ज़्यादा है। कोटक एंड एचडीएफसी ऑब्वियसली उनका क्लास अपार्ट है, तो 1.6%, 2.5, एसबीआई का भी बहुत कम है। बट अगर आप येस बैंक एंड पीएनबी देखोगे तो देखो कितना ज़्यादा स्लिपेज हुआ है, कितना है 7% एंड 6.1%, तो मतलब इसमें ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है। क्लियर है ये?
उसके बाद हमने एक कंसेप्ट देखा था पीसीआर, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। प्रोविजनिंग कवरेज सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में क्या है कि सपोज मेरा जीएनपीए, ये जो ब्लू है वो मेरा जीएनपीए ग्रॉस, उसमें से कितने का प्रोविजंस हो गया है। तो अगर ऐसे मैं बोलूँ 100 करोड़ का मेरा टोटल लोन्स है, उसमें से 5 मेरा जीएनपीए, ठीक है, वो 5 करोड़, ऑब्वियसली 5 का 5 मेरा लॉस नहीं होने वाला है क्योंकि सिक्योर्ड लेंडिंग होता है, बट 5 करोड़ में से मैंने 3 करोड़ का प्रोविजंस बना दिया। प्रोविजंस बना लिया मतलब इनकम स्टेटमेंट में लॉस दिखा दिया है, मैंने लॉस बुक कर दिया है। तो मेरा 2 क्या हो गया, मेरा एनएनपीए। समझ में आया? मतलब नेट कितना बाकी है अभी, 2 करोड़ का प्रोविजनिंग अभी भी बाकी है। 5 करोड़ में से 3 का हो गया, 2 का बाकी है। तो प्रोविजनिंग कवरेज कितना हो गया? प्रोविजनिंग कवरेज मतलब भाई 5 करोड़ का टोटल प्रोविजनिंग करना था, उसमें से मैंने 3 का कर दिया, तो 3 डिवाइडेड बाय प्रोविजनिंग डिवाइडेड बाय जीएनपीए। सिंपल लैंग्वेज में पीसीआर इज नथिंग बट 1 साल का जितना प्रोविजन है डिवाइडेड बाय जीएनपीए या टोटल प्रोविजंस, नॉट 1 साल का। अगर मैं बोलूँ कि क्लोजिंग मेरा प्रोविजंस कितना है डिवाइड बाय क्लोजिंग मेरा जीएनपीए, वो करूंगा तो मेरे को आ जाएगा 60%। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा जो पीसीआर रेशियो है, जो मेरा पीसीआर है दैट इज 60%। आइडियली आरबीआई बोलता है सबको कि भाई 70% या उसके ऊपर होना चाहिए करके। कभी कभी होता है नीचे जाता है, तो ऐसा नहीं है कि 70% होना ही होना है। बैंक आरबीआई बोलता है 70% से ज़्यादा रखो। समझ में आया? ये सबसे ईजीएस्ट वे है पीसीआर निकालने का। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे जीएनपीए दिया है 1.3%, एनएनपीए 0.4% है, तो क्या है फॉर्मूला, जितना प्रोविजंस किया डिवाइडेड बाय मेरा जीएनपीए। सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं जीएनपीए और एनपीए, जो नेट एनपीए है उसका जो डिफरेंस है, ये जो है दैट इज ओनली माई पीसीआर। तो अगर मेरे को यहाँ का पीसीआर निकालना है, ये वाले इसका, तो मैं क्या करूँगा, कैसे निकालूंगा? अगर 1.3% ग्रॉस एनपीए, 0.4% मेरा नेट एनपीए, तो मेरा कितना प्रोविजनिंग कवरेज हुआ है? ये दोनों का डिफरेंस मेरा प्रोविजंस है डिवाइडेड बाय व्हाट, जीएनपीए। तो इसमें मैं बस ब्रैकेट डालूंगा तो लगभग मुझे आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? 69.7%। तो मोटा मोटा ये हमारा बेसिक तरीका है पीसीआर निकालने का, समझा? एंड वी वुड ऑलवेज वांट कि मेरा पीसीआर 70% से ज़्यादा रहे। पे जो बेसिक पीसीआर है वो तो हम लोगों को कैलकुलेट करने को आना चाहिए। क्या था? जीएनपीए माइनस नेट एनपीए डिवाइडेड बाय जीएनपीए। तो वो जब मैं करता हूँ तो मुझे ये आंसर मिलता है एचडीएफसी बैंक और पीएनबी सबका। इसको मुझे एक्चुअल जो वो लोग एनुअल रिपोर्ट में साइट करते हैं उसके साथ कंपेयर करना है। तो एचडीएफसी का अगर आप देखोगे तो सेम आ रहा है, येस बैंक का भी काफ़ी सिमिलर आ रहा है, कोटक में 7% का डिफरेंस है। बट सबसे ज़्यादा अगर आप डिफरेंस देखोगे एसबीआई और पीएनबी के बीच में आता है, राइट? जो हमारे तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एसबीआई का 70% आ रहा है, बट एसबीआई स्टेट कर रहा है 87.8%। तो वो डिफरेंस क्यों आता है? तो आरबीआई ने अपना खुद का एक फॉर्मूला है जहाँ से वो डिराइव करता है पीसीआर एग्जैक्ट तरीके से, राइट? तो वो जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैंने स्टेट किया है। अगेन क्या हमको इतना डेप्थ में जाना है? तो अभी के लिए बेसिक्स के लिए जानने की ज़रूरत नहीं है जब हम लोग बैंक्स को एनालाइज कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका जब हम लोग एडवांस देखेंगे वो सब फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड बाई साइड कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, राइट? बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे बैंक्स को जब एनालाइज कर रहा हूँ अगर इतना भी समझ में आ गया जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट इज मोर देन इनफ, राइट? तो क्या था, हम लोग को अगर प्रोविजन कवरेज देखना है तो व्हाट वाज प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, कि कितना मेरा अभी तक का जीएनपीए है 5 करोड़ है, उसमें से अभी तक का कितना प्रोविजंस किया है? 3 करोड़ का किया है। तो पीसीआर क्या हो जाएगा मेरा? प्रोविजंस, जो भी मेरा प्रोविजंस है डिवाइडेड बाय जीएनपीए, बराबर है। अभी जो डिफरेंस आता है ना ये दोनों का, जो एक्चुअल है एंड जो मैं यहाँ से बैक कैलकुलेट करके आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस क्यों आता है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज ड्यू टू प्रूडेंशियल राइट ऑफ या तो टेक्निकल राइट ऑफ, जो अभी मैंने आपको सिखाया था। क्या था प्रूडेंशियल राइट ऑफ? कि भाई हेड ऑफिस के लेवल पे मैंने राइट ऑफ कर दिया है, ब्रांच लेवल पे अभी भी है, क्योंकि हेड ऑफिस के लेवल पे राइट ऑफ कर रहे हैं उसको एज मैं प्रोविजंस कंसिडर करूंगा। इनकम स्टेटमेंट में वो प्रोविजंस दिख के नहीं आएगा, बट एक्चुअली सॉर्ट ऑफ मैं राइट ऑफ ही कर रहा हूँ ना, तो वो मैं एज प्रोविजंस ट्रीट करूंगा। तो प्रोविजंस पे क्या करना पड़ेगा मुझे ऐड? वो प्रूडेंशियल राइट ऑफ जो होता है वो मैं न्यूमरेटर पे ऐड करता हूँ। अभी डिनोमिनेटर पे मैं क्या करूंगा? अभी क्लोजिंग जीएनपीए कैसे आता है? ओपनिंग प्लस एडिशंस माइनस रिडक्शंस। तो वो माइनस रिडक्शन में क्या कर रहे थे? मैंने आपको यहाँ पे बताया था, डीसीबी के एग्जाम्पल में बताया था। हम लोग क्या करते हैं मोमेंट ऑफ ग्रॉस एनपीए में? ओपनिंग प्लस एडिशंस माइनस मेरा रिडक्शंस।
तो रिडक्शंस में अगर आप याद है तो मैंने ये टेक्निकल प्रूडेंशियल राइट ऑफ को राइट ऑफ किया था, लेकिन न्यूमरेटर में मैं उसको एज प्रोविजंस गिन रहा हूं, तो नीचे जीएनपीए में भी उसका इफेक्ट होना चाहिए ना। तो क्योंकि मैंने पहले लेस किया था उसको मैं वापस ऐड बैक करता हूं सो दैट उसका इफेक्ट नलीफाई होता है। तो दैट्स द रीजन यहाँ पे क्या होगा, जीएनपीए प्लस प्रूडेंशियल राइट ऑफ भी आएगा यहाँ पे। समझ में आया? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर ये आप करोगे तो लगभग आ जाएगा। इसमें ऑब्वियसली फ्लोटिंग प्रोविजंस जो होता है वो भी हम लोग प्रोविजंस पे ऐड करते हैं। अगेन नॉट दी होल पार्ट ऑफ फ्लोटिंग प्रोविजंस, ओनली अ सर्टेन पार्ट ऑफ फ्लोटिंग प्रोविजंस जो टीयर 2 में उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। अगेन इतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है। तो जब आप ये करते हो लगभग आपका आंसर आ जाएगा। एंड अगर इसका एक्चुअल देखना है, अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो ये उसका फॉर्मूला है जो आरबीआई के अपना खुद का वेबसाइट में ये गिवन है, राइट। बट हम लोगों को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला जो बेसिक पीसीआर है वो हम लोग का सही रहे। यहाँ से भी हम लोगों को एक बहुत अच्छा एनालिसिस करने को मिल जाता है। एंड हम लोगों को क्या चाहिए कि ऑन एन एवरेज 70% के ऊपर पीसीआर रहे, ठीक है। एक हाथ 2 साल अगर कोविड की वजह से नीचे आया है तो ठीक है, बट कंटिन्यूस बेसिस पे 70% के नीचे है तो दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर अस। क्लियर है? तो नेक्स्ट सेशन में, अभी के सेशन में हम लोग ने ये सब कवर किया। नेक्स्ट सेशन में डीपीडी एंड डाइवर्जेंस के बारे में भी मैं डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा। क्लियर है?